हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीरनगर कहकर एक गांव में मुकुंद नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी स्वर्णा और छोटी बेटी पीहू और बेटे लक्ष्य के साथ रहता था। मुकुंद की एक छोटी सी बेकरी होती है जहां पर वो अपने हाथों से केक बेक करके बेचता था। केक्स के साथ साथ ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल, पेस्ट्री, पफ, मफिन, कपकेक और कई सारी बेकरी के खाद्य पदार्थ वो बनाकर बेचता। उसकी बेकरी गांव में बहुत मशहूर होती है। अरे मुकुंद भाई, मुझे 2 किलो नान खटाई के बिस्किट दे दो। मुझे पनीर पफ दे दो ना मुकुंद अंकल, वो भी 4, वो भी पार्सल, वो भी अभी के अभी, वो भी गर्मा गर्म। ओह हेलो मिस्टर, वो भी हटो ना, दूसरों को भी ऑर्डर देना है। मुकुंद अंकल, मुझे 5 क्रीम रोल्स पार्सल दे दीजिए प्लीज। अरे ठीक है, अभी देता हूँ मैं आपके ऑर्डर्स, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मुकुंद के यहाँ के सारे फूड आइटम्स सभी को बेहद पसंद होते हैं, इसीलिए सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी गांव में मुकुंद का एक सौतेला भाई वनराज भी रहता था। वनराज का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो एक बड़े बंगले में अपनी बीवी मल्लिका और छोटे बेटे पीयूष के साथ रहता था, लेकिन उसे मुकुंद की सफलता से बहुत जलन महसूस होती थी। उस मुकुंद को मैं यूं तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। उससे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वनराज, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? हम तो महल में रह रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐशो आराम से, और वो उधर अपनी छोटी सी बेकरी चलाकर गुजारा कर रहा है। छोड़ दो ना उसे। वनराज किसी को नहीं छोड़ता, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। वनराज के सर पे मुकुंद को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। जिस रात गांव में मेला लगा होता है, उस रात वनराज अपने आदमियों को भेजकर रात के अंधेरे में पहले तो मुकुंद की बेकरी को आग लगवाता है और फिर उसके घर को भी। जब मुकुंद मेले से लौटकर अपने घर और बेकरी को जलते हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे घर और बेकरी को? मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जलकर राख हो गए। स्वर्णा, देखो ना क्या हो गया ये। जी, आप अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। पापा। चारों की जिंदगी में मानो दुखों का सैलाब आ जाता है और वो अब हर तरफ से बेघर हो चुके थे। दिसंबर की ठंड में चारों भी गांव की सर्द सड़कों पर यहाँ से वहाँ दर दर भटकते रहते हैं। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तो मानो कुल्फी जम गई। बस थोड़ी देर और बच्चों, अभी इस जंगल के रास्ते से कुछ सूखी लकड़ियों को बीनकर हम किसी जगह अलाव जलाकर रुक जाएंगे। स्वर्ण और मुकुंद दोनों जंगल के इलाके से लकड़ियां बीनते हैं और फिर फुटपाथ पर बैठकर अलाव जलाने के लिए मुकुंद 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए टकराने की कोशिश करता है, लेकिन 15 मिनट तक उसमें से आग की चिंगारी तक नहीं निकलती। क्या हुआ जी, आग नहीं लग रही है क्या? नहीं स्वर्णा, चिंगारी ही नहीं निकल रही है पत्थरों से। कपकपाती हुई भयंकर ठंड में मुकुंद जाकर अपने बच्चों के लिए घास लाता है और उन पर घास डालकर उन्हें सुलाता है। बर्फीली हवाएं तेज होने लगती हैं। ठंड ने मानो अपना भीषण रूप ले लिया होता है। स्वर्णा, कल रात को हम कितनी खुशी से घर में मालपुए खा रहे थे, और आज देखो क्या से क्या हो गया। आज की रात गुजर जाए बस, लेकिन कल का क्या? कल का सूरज जब निकलेगा तब हम क्या करेंगे? कहाँ घूमेंगे अपने नन्हे बच्चों को लेकर? मुकुंद और स्वर्णा दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पीहू और लक्ष्य के ऊपर की घास हवा की वजह से उड़ जाती है और उन दोनों को भरपूर ठंड के कारण नींद नहीं आती और उन्हें बुखार आ जाता है। हे भगवान, दोनों बच्चों को, अरे संभालो भगवान, इन दोनों का बदन बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अब हम क्या करें मुकुंद जी? माँ, पापा। पीहू और लक्ष्य दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी मुकुंद को सामने एक खाली सब्जी का ठेला दिखता है, जहाँ पर एक रेहड़ी होती है और उस रेहड़ी पर कुछ कपड़े की
गोनियां होती हैं। मुकुंद, पीहू और लक्ष्य उनको उस रेहड़ी पर सुलाता है और उन पर वो कपड़े की गोनी डालता है और फिर उस रेहड़ी को धक्का मारते हुए वो गांव के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाता है। इंजेक्शन लेने पर बच्चों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अगले दिन चारों एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखता है। पापा, मम्मी। बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं गांव के बाहर इस शहर के रास्ते पर आ गया। कल शाम से यहाँ हूँ, इस मंदिर में खेलते खेलते आ गया था मैं इस जगह पे। रात भर मैं अपने पापा मम्मी से अलग हूँ। अंकल आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो ना प्लीज। तुम घबराओ मत बेटा। हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, अब बस तुम हमें अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। वो छोटा बच्चा मुकुंद और स्वरा को अपने घर का पता बताता है और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि वो एक आलीशान से बंगले में रहता है। लेकिन वहां पर मुकुंद और स्वरा वनराज और मल्लिका को देखकर हैरान रह जाते हैं और वनराज भी मुकुंद को देखकर भौचक्का रह जाता है। पापा, इन अंकल आंटी ने ही मुझे वहाँ से बचाकर यहाँ लाया है। हाँ। वनराज, तुम? मुकुंद, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पापा? वनराज को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मुकुंद के सामने जाकर भावुक आंखों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और सारा सच बताता है। क्या इसका मतलब मेरे घर को और बेकरी को तुमने ही जलाया? वनराज, मुझे माफ कर दो मुकुंद। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास वापस ला दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? नफरत और जलन की आग में तुम्हारे घर और बेकरी के साथ साथ खुद को भी जला दिया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। भले ही हमारा रिश्ता सगा नहीं सौतेला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। मुझे माफ कर दो मुकुंद। मुकुंद की भी आंखें भर आती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुकुंद, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज मैं इस नफरत की दीवार को हटा रहा हूँ। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आज ये साबित हो गया कि रिश्ते चाहे सौतेले हो, सगे हो या खून के ना हो, पर असली रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, और दिल से ही निभाए जाते हैं। इसका मतलब पीयूष हमारा भाई हुआ। ये सुवर्णा, जब दोनों भाइयों में सुलह हो गई तो हम क्यों पीछे रहे? आओ गले लग जाओ। इस तरह सभी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों भाई मिलकर साथ में बड़ी बेकरी खोलते हैं और दोनों साथ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत तरक्की हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।